नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके खुद के यूट्यूब चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट की सीरीज़ चल रही है दोस्तों। भारतीय भूगोल पे हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आपके बीच में ले आकर के मैं डिस्कशन करता हूं, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को डिस्कशन करता है और ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करता है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा दोस्तों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट ज़रूर बताएं और साथ ही प्रश्नों को देखने के बाद उसका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, उतना आपके अंदर खुद भी मनोबल बढ़ेगा और आप और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाएंगे दोस्तों। बस समझ में आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न है कि संकोच नदी निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। बात समझ में आई दोस्तों? प्रश्न क्या है कि संकोच नदी निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। पहला है बिहार और पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम और पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है बिहार और झारखंड। इसका फटाफट से उत्तर दीजिए कि संकोच नदी निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक का डिस्कशन देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़िए। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है और आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के हर सब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न का उत्तर कि संकोच नदी निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल या फिर बिहार और झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा असम और पश्चिम बंगाल। जो असम और पश्चिम बंगाल राज्य हैं, ये दो राज्य संकोच नदी के बीच सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खारदुंग ला पर्वत दर्रा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बस में दोस्तों, खारदुंग ला पर्वत दर्रा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा है सिक्किम। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। आकलन कीजिए कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। तो खारदुंग ला पर्वत दर्रा किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम। तो दोस्तों, अगर बात की जाए खारदुंग ला दर्रा पर्वत की, तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य, बस समझिए दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। बस में दोस्तों, प्रश्न क्या है कि स्टील वेल एक रोड है। आपको बताना है ये रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है। पहला है चीन, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। बिना टाइम गवाए दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए। उत्तर देने का ज़रूर प्रयास किया करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी पेपर होना है, उसकी तैयारी करते हैं, या फिर अगर रेलवे डिपार्ट की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप इस मंच को चुनिए। ये आपका खुद का चैनल है दोस्तों। आपने इतना प्यार दिखाया, इसी तरह से प्यार बनाए रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। बस छोटी सी गुजारिश है कि मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है, तो आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। तो स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। चीन, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो स्टील वेल रोड भारत को जिस पड़ोसी देश से जोड़ता है पहले दोस्तों, वो है चीन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही, उम्मीद करता हूँ हर सेशन की तरह आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश जनजाति लोग मातृवंशी प्रणाली का पालन करते हैं, जहां वंश और उत्तराधिकार महिलाओं के माध्यम से पता लगाया जाता है। बात समझे दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश जनजाति के जो लोग हैं वो मातृवंशी प्रणाली का पालन करते हैं, जहां वंश और उत्तराधिकार महिलाओं के माध्यम से पता लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय और चौथा है सिक्किम। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश जनजाति लोग मातृवंशी प्रणाली का पालन करते हैं। सॉरी। तो दोस्तों अगर बात की जाए ऐसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की तो मेघालय है, जहाँ के जनजाति लोग जो हैं वो मातृवंशी प्रणाली का पालन करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वह इस्पात संयंत्र है जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहा जाता है। बात समझ में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वह इस्पात संयंत्र है जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी, दूसरा है टिस्को, सी ऑप्शन है इसको और डी ऑप्शन है बोकारो स्टील प्लांट। तो फटाफट से पहले दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से पता लगा के सही उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन है जो भारत का इस्पात संयंत्र है जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों टिस्को एक ऐसा इस्पात संयंत्र है जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से पिचवरम मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। असल में दोस्तों भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक पिचवरम मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है या फिर गुजरात में स्थित है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। भारत का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है ना, यानी कौन सा, पिचवरम मैंग्रोव वन, ये कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या फिर गुजरात में। तो अगर बात की जाए भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों की तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में वन आवरण आकलन के लिए न्यूनतम मानचित्र इकाई है। समझ में, भारत में वन आवरण आकलन के लिए न्यूनतम मानचित्रण इकाई यानी MMU है। पहला है 1 हेक्टेयर, दूसरा है 5 हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 10 हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 50 हेक्टेयर। तो भारत में वन आवरण आकलन के लिए न्यूनतम मानचित्रण इकाई है 1 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर या फिर 50 हेक्टेयर। दोस्तों भारत में वन आवरण आकलन के लिए न्यूनतम मानचित्रण इकाई जो है वो है 1 हेक्टेयर। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भारत में उत्पन्न नहीं होती है। पहला ऑप्शन है कावेरी नदी, दूसरा है गंगा नदी, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, डी ऑप्शन है झेलम नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भारत में उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में उत्पन्न नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात स्पष्ट रूप से शारीरिक जनसंख्या घनत्व को इंगित करता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुपात है जो स्पष्ट रूप से शारीरिक जनसंख्या घनत्व को इंगित करता है।
पहला है कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से अनुपात, दूसरा है कुल जनसंख्या का कुल सिंचित भूमि क्षेत्रफल से, सी ऑप्शन है कुल जनसंख्या का शहरी भूमि क्षेत्रफल से, और डी ऑप्शन है कुल जनसंख्या का ग्रामीण भूमि क्षेत्रफल से। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात स्पष्ट रूप से शारीरिक जनसंख्या घनत्व को इंगित करता है? दोस्तों फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आपके उत्तर का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात स्पष्ट रूप से शारीरिक जनसंख्या घनत्व को इंगित करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो अनुपात स्पष्ट रूप से शारीरिक जनसंख्या घनत्व को इंगित करता है वो है कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से अनुपात। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो ये इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न हो चुका है पर दोबारा रिपीटेड है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? पहला है अराकू घाटी, दूसरा है तिरुमाला, सी ऑप्शन है पापी हिल्स, और चौथा है श्रीशैलम। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अराकू घाटी, तिरुमाला, पापी हिल्स, श्रीशैलम, ये चारों ही आपके हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए 1, 2, 3, 4। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन डी पे दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले मानव निर्मित तालाब जैसे जल स्रोत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले मानव निर्मित तालाब जैसे जल स्रोत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है टूबस, दूसरा है जोहड़, तीसरा है खलिया, और डी ऑप्शन है पिथौरा। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले मानव निर्मित तालाब जैसे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जोहड़ एक मानव निर्मित तालाब है जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? जोहड़। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैंग्रोव के पेड़ गोवा के निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं? जो मैंग्रोव वन है उनके पेड़ गोवा के निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं? पहला है मंडोवी नदी, दूसरा है जुआरी नदी, तीसरा है चापोरा नदी, और चौथा है टेराखोल नदी। तो मैंग्रोव के पेड़ गोवा के निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले आप कथन देख लीजिए, फिर चलिए। मैंग्रोव के पेड़ गोवा के निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैंग्रोव के जो पेड़ हैं जो गोवा के किस नदी पर पाए जाते हैं? तो ये है मंडोवा, जुआरी, चापोरा, टेराखोल, ये चारों ही आपके नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रहा है पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा। डी ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक वर्षा मालाबार तट पर होती है। दूसरा ऑप्शन है भारत में औसत वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता के विपरीत संबंध में होते हैं। तीसरा है कोरोमंडल तट पर दक्षिण पश्चिम के साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। तो कौन सा कथन सही है, आपको उसका उत्तर देना है। कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक वर्षा मालाबार तट पर होती है। दूसरा है भारत में औसत वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता के विपरीत संबंध है। तीसरा है कोरोमंडल तट पर दक्षिण पश्चिम के साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है।
दोस्तों आइए देखते हैं। तो इसका पहला कथन तो सही है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक वर्षा मालाबार तट पर होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता के विपरीत संबंध में होते हैं। ये कथन आपके गलत हो जाएगा। अगला कथन है कि कोरोमंडल तट पर दक्षिण पश्चिम के साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। तो ये कथन सही है। तो पहला तीसरा सही। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है पहला दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहला तीसरा कथन सही है। तो ये ऑप्शन बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कश्मीर की कार्यवास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है। कश्मीर की कार्यवास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है। पहला है ज्वालामुखी, दूसरा नदी है, सी ऑप्शन है झीली है, और डी ऑप्शन है वायुपी और हिमानी। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों, तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए कि कश्मीर की कार्यवास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है। दोस्तों कश्मीर की कार्यवास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है। तो ये झीली है प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है। प्रश्न क्या है कि बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है। पहला है तराई मिट्टी, दूसरा पहाड़ी मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन है रेगुड़ मिट्टी। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है। तो दोस्तों अगर बात की जाए बिहार का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मानव निर्मित झीलों और प्राचीन जलाशयों की विशेषता है जो पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में प्राकृतिक प्रणाली में विलीन हो गए हैं। बस समझिए दोस्तों प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मानव निर्मित झीलों और प्राचीन जलाशयों की विशेषता है जो पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में प्राकृतिक प्रणाली में विलीन हो गए हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और डी ऑप्शन है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में मानव निर्मित झीलों और प्राचीन जलाशयों की विशेषता है जो पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में प्राकृतिक प्रणाली में विलीन हो गए हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में बायोगैस की सर्वाधिक संभावना है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बायोगैस की सर्वाधिक संभावना है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। उत्तर देने का जरूर प्रयास किया करिए, इससे आप जान पाएंगे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने आप सही प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बायोगैस की सर्वाधिक संभावना है। तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला है हरियाणा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। ब्लैक बक नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे प्लेसर जमा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्लेसर जमा के नाम से जाना जाता है। पहला है धातुएं जो समुद्र तल की रेत में रेतीले जमाओं के रूप में पाई जाती हैं। दूसरा खनिज जो घाटी तल की रेत में एल्यूरियल जमाओं के रूप में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन है धातुएं।
जो भूमि तल की रेत में रेतीले जमाओं के रूप में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो निम्नलिखित में से किसे प्लेसर जमा के नाम से जाना जाता है। ये देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किसे प्लेसर जमा के रूप में जाना जाता है। तो खनिज जो घाटी तल की रेत में एल्यूरियल जमाओं के रूप में पाए जाते हैं उन्हें प्लेसर जमा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्रामपुर निम्नलिखित में से किस खान के लिए प्रसिद्ध है। पहला है लौह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा मैग्नीज, चौथा है तांबा अयस्क। तो विश्रामपुर किस खान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर बात की जाए विश्रामपुर निम्नलिखित में से किस खान के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बांध और उनकी संबंधित नदियों के निम्नलिखित मिलानों में से कौन सा सही नहीं है। बांध और उनकी संबंधित नदियों के निम्नलिखित मिलानों में से कौन सा सही नहीं है। बस मैं दोस्तों प्रश्न क्या है कि बांध और उनकी संबंधित नदियों के निम्नलिखित मिलानों में कौन सा सही नहीं है, या तो सम्मिलित बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है तिलिया बांध जो कि बराकर नदी में है, कोनार बांध कोनार नदी में है, पंचेत बांध सोन नदी में है और मैथन बांध स्वर्ण रेखा नदी में है। तो बांध और उनकी संबंधित नदियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों तिलिया बांध की बात करें तो ये बराकर नदी में है, बिल्कुल सही है। कोनार बांध की बात करें तो कोनार नदी में है, ये भी बिल्कुल सही है। पंचेत बांध सोन नदी तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और मैथन बांध स्वर्ण रेखा नदी में तो ये सही है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है प्रति हेक्टेयर गन्ने की उच्च उपज, दूसरा है उच्च सुक्रोज सामग्री, तीसरा है लंबा पेराई मौसम और चौथा है प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्य रूप से पूर्वी तट पर स्थित है। तो कौन सा कथन सही है उसके अकॉर्डिंग आपको कूट का चयन करना है। तो दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में हम बात करें, देखते हैं, तो प्रति हेक्टेयर गन्ने की उच्च उपज, उच्च सुक्रोज सामग्री और लंबा पेराई मौसम, ये तीनों ही सही हैं। आइए देखते हैं तीनों कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि तालचेर किस लिए महत्वपूर्ण है। पहला है परमाणु रिएक्टर, दूसरा भारी जल संयंत्र, तीसरा है केबल उद्योग, चौथा है जल विद्युत उत्पादन। तालचेर किस लिए महत्वपूर्ण है। परमाणु रिएक्टर, भारी जल संयंत्र, केबल उद्योग और जल विद्युत उत्पादन। और तालचेर किस लिए महत्वपूर्ण है, तो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई ऑयल फील्ड पर स्थित है। अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा दक्कन का आंतरिक भाग, सी ऑप्शन है पश्चिमी तटीय मैदान और डी ऑप्शन है पश्चिमी घाट। तो मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स कहाँ स्थित है। या दोस्तों मुंबई हाइल्स फील्ड की बात करें तो ये स्थित है अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय के देशांतरी विस्तार में कितनी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो हिमालय के देशांतरी विस्तार में कितनी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो हिमालय के देशांतरी विस्तार में
3 जो है वो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह से पसंद करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।